हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो गाइज आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज हमारा आज का टॉपिक है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2015 हिंदी पेपर सेकेंड। तो गाइज मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं वो सभी आप सभी के लिए यूजफुल रहे और एग्जाम्स की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। तो गाइज आज तक हम लोगों ने जितने भी क्लासेस किए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड था और आज भी हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2015 हिंदी प्रश्न पत्र सेकेंड। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज का हमारा पहला प्रश्न है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? और ऑप्शन है स्वयंभू, सरहपाद, पुष्पदंत या फिर गोरखनाथ। तो गाइज जो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है वो है सरहपा। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। इसके अलावा भी बहुत सारे कवियों ने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना हुआ है, जैसे कि शिव सिंह सेंगर जो विद्वान थे, शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन, इन्होंने पुष्प जिन्हें पुण्य भी कहते हैं उनको प्रथम कवि माना था। और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना है और गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी जी को पहला कवि माना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ और प्रश्न संख्या 2 है, संदेश सविथरऊ पई मई कहणु न जाई, जे काला गुली मुंड डऊ सो बाहरी समाई। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और ऑप्शन है विमल सूरी, आधमड़, हेमचंद्र या फिर दामोदर भट्ट। तो गाइस ये जो पंक्तियां ऊपर लिखी गई हैं, संदेश सड़ऊ सविथरऊ पई मई कहणु न जाई, जे कालांगुली मुंडड़ऊ सो बाहरी समाई, ये पंक्तियां जो है आधमड़ की कही हुई हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। और वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिव पुराण देखब धर्म करब, इसके रचनाकार दामोदर भट्ट हैं। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ और प्रश्न संख्या 3 है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है? और ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो गाइस कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। इन पंक्तियों के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। खुसरो के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन था कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपदेशक थे। तो गाइस प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? और ऑप्शन है वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुमान चरित और पार्वती मंगल। तो गाइस जो तुलसीदास के रचना है वो इनके केवल 12 ग्रंथ ही माने जाते हैं, जिनमें दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्न है। तो गाइस उसमें हनुमान चरित्र जो है वो रचना तुलसीदास का नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, हनुमान चरित्र। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ और गाइस प्रश्न संख्या 5 है, जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह कथन किसका है? और ऑप्शन है श्याम मनोहर पांडे, चंद्रवली सिंह, विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल। विजय देव नारायण शाही ने अपनी पुस्तक जायसी में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जायसी सूफी नहीं थे, वह जायसी को भक्ति से बाहर निकालकर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इसी के संदर्भ में इन्होंने कहा है जायसी पहले कवि हैं और सूफी बाद में हैं। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, विजय देव नारायण शाही। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ और प्रश्न संख्या 6 बहुत ही शानदार है गाइस। जसोदा कहाँ कहो बात, तुम्हारे सूत के करदब मोपे कहे नहीं जात,
इन पंक्तियों के रचयिता हैं और ऑप्शन दिए गए हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास या फिर चतुर्भुजदास। तो गाइस, जसोदा कहाँ कहो हौ बात, तुम्हारे सूत के करतब मुँह पे कहे नहीं जात, ये पंक्तियाँ चतुर्भुज दास की हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। तो गाइस, चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 की तरफ। और प्रश्न है अधर मधुरता कठिनता कुचर तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? और ऑप्शन है चिंतामणि, भिखारी दास, जसवंत सिंह और बेनी प्रवीण। तो गाइज, ये पंक्तियाँ भिखारी दास जी की हैं। अधर मधुरता कठिनता कुच तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और, ये पंक्तियाँ जो है भिखारी दास की हैं। सही प्रश्न है ऑप्शन बी, इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं गाइज इसी के साथ प्रश्न संख्या 8 की तरफ। और प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? और ऑप्शन है स्वच्छंदता, सामाजिकता, निर्वैयक्तिकता, ऐतिहासिकता। तो रीति मुक्त कविता की निम्न विशेषताएं हैं, जैसे में स्वच्छंदता, आत्म प्रधानता और व्यक्तिपरक, सांकेतिक और व्यंजना प्रधान, कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य, भाव प्रधान अधिक, रूप प्रधान कम, ये सब जो है रीति मुक्त कविता की विशेषता है। तो गाइस, इसमें ऑप्शन जो ए दिया हुआ है स्वच्छंदता, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। स्वच्छंदता रीति मुक्त कविता की विशेषता है। और प्रश्न संख्या 9 है एकांत संगीत किसकी रचना है? एकांत संगीत किसकी रचना है? और ऑप्शन ए है श्रीधर पाठक, बी हरिवंश राय बच्चन, सी रामेश्वर शुक्ल अंचल और डी महादेवी वर्मा। तो एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन का है। तो गाइज, आप इसको ट्रिक से भी याद करते हैं। तो गाइज, आप लोग देखे होंगे कि जब बच्चे एकांत में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़बड़ाते रहते हैं और कोई ना कोई गीत गुनगुनाते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एकांत संगीत कौन गाएगा, एक अकेले में संगीत, तो वो है बच्चे। तो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चन। अगर पेपर में कभी आ जाए और आपको समझ में ना आए तो एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा इस पल को, और सोचेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा कि एकांत में संगीत कौन गाता है। तो दिमाग में तुरंत आएगा कि बच्चे गाते हैं, तो आप तुरंत ट्रिक लगा सकते हैं बच्चन। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। और प्रश्न संख्या 10 है गाइज दुखनी वाला नाटक के लेखक हैं। और ऑप्शन है श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी और प्रताप नारायण मिश्र। तो दुखनी बाला, इसके रचयिता हैं राधा कृष्ण दास, दुखनी बाला के रचयिता हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। और प्रश्न संख्या 11 है गाइज निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद जी का नहीं है? और ऑप्शन है प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। तो प्रेम पचीसी, सप्त सरोज और प्रेम द्वादशी, ये सब प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है। लेकिन मोहब्बत की राहें ये भैरव प्रसाद गुप्त जी का कहानी संग्रह है। तो गाइज, इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी मोहब्बत की राहें। ये आप लोगों को मैंने बता दिया है कि इसके जो रचयिता हैं वो हैं भैरव प्रसाद गुप्त, और इन्हीं का यह कहानी संग्रह है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। और प्रश्न संख्या 12 है गाइज निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फरीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? और ऑप्शन है आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ। तो गाइज, आपके जानकारी के लिए बता दें कि आदिम की महक, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1967 ईस्वी। और अग्निखोर, इसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी। और अच्छे आदमी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। ये सारी रचनाएं फरीश्वर नाथ रेणु जी का है और कहानी संग्रह है। लेकिन जो गरीबी हटाओ, ये जो रचना है यह रविंद्र कालिया का है। तो गाइज, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, गरीबी हटाओ। यह फरीश्वर नाथ रेणु जी का रचना नहीं है।
तो चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। और प्रश्न संख्या 13 है, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? और ऑप्शन है निर्वासित, परख, त्यागपत्र या फिर अंतराल। तो गाइज मृणाल ये जो पात्र है वो है त्यागपत्र का। मृणाल त्यागपत्र का पात्र है। और निर्वासित ये जो है वो नीलिमा उपन्यास का पात्र है। और परख कट्टो उपन्यास का पात्र है। और अंतराल श्यामा उपन्यास का पात्र है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करें। तो गाइज चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ, जो है बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। और ऑप्शन है आमा, सम्रांगण, अनित्य, अंतर्वशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आमा, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। और प्रश्न संख्या 15 है गाइस, शिव शंभू के चिट्ठे इसके रचनाकार कौन है? और ऑप्शन है बालकुमन गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह और बालकृष्ण भट्ट। तो शिव शंभू के चिट्ठे इसके जो रचनाकार हैं वो हैं बालकुमुन गुप्त। तो गाइज इसको ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं। और ट्रिक है कि जो बालक होते हैं वो गुप्त तरीके से जो शिव शंभू होते हैं उनको चिट्ठियाँ लिखकर भेजा करते हैं। यानी कि शिव शंभू के चिट्ठे कौन लिखेगा? तो हम कहेंगे बालक लिखेंगे गुप्त तरीके से, अर्थात बालकुमुन गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हुए। और श्याम सुंदर दास इनके रचना का नाम है समाज और साहित्य, जो कि निबंध विधा का रचना है। और सरदार पूर्ण सिंह इनका जो निबंध है वो है कन्यादान, सरदार पूर्ण सिंह। और गाइस कन्यादान हमको पूर्ण करना है, आधा नहीं करना है, अर्थात कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह। बालकृष्ण भट्ट का जो निबंध है वो है भिक्षावृत्ति। चलते हैं गाइस प्रश्न संख्या 16 की तरफ। और प्रश्न संख्या 16 है, इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? और ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और बाबू राधा कृष्ण दास और बाबू गदाधर सिंह। तो गाइस बाबू राधा कृष्ण दास नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी बाबू राधा कृष्ण दास। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना गाइज 1893 ईस्वी में हुआ था। और इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। इस सभा के प्रथम सभापति बाबू राधा कृष्ण दास थे। इसी सभा द्वारा 1896 ईस्वी में त्रैमासिक पत्र नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। तो गाइज आई होप कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो। इसके साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। और प्रश्न संख्या 17 है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? और ऑप्शन है A, B, C, D। ऑप्शन ए में है अल्प विराम, और ऑप्शन बी में है अर्ध विराम, और ऑप्शन सी में है प्रश्नवाचक, और जो ऑप्शन डी में है वो है पूर्ण विराम चिन्ह। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी पूर्ण विराम चिन्ह, जो कि अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, यह संस्कृत से आया हुआ है। और चलते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 18 की तरफ। और प्रश्न संख्या 18 है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? और ऑप्शन है पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या फिर संघर्षहीन। तो गाइज प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है, और जो ई और ढ है वो उत्क्षिप्त ध्वनि है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए ल प्रयत्न के आधार पर पार्श्विक ध्वनि है। और प्रश्न संख्या 19 है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? गाइज इस प्रश्न को हमने पिछले सत्र में पढ़ लिया है, जो कि अलंकार टॉपिक से रिलेटेड है और जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ था कि जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। और शब्द अलंकारों के जो नाम हैं वो हैं अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, विफता आदि। और जहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है।
और अर्थालंकार के जो प्रकार थे उसमें थे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकार। तो गाइस इसमें ऑप्शन जो सी दिया हुआ है उपमा अलंकार, यह शब्दालंकार का भेद नहीं है बल्कि यह अर्थालंकार का भेद है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। और प्रश्न संख्या 20 है, रस सूत्र के व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? और ऑप्शन ए है भट्टनायक, और बी है श्री शंकुक, सी भट्टलोल्लट और डी अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त ने रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किया और श्री शंकुक ने अनुमितिवाद का स्थापना किया और भट्टनायक ने भुक्तिवाद या फिर भोगवाद का स्थापना किया और जो भट्टलोल्लट हैं उन्होंने उत्पत्तिवाद, जिसको आरोपवाद कहते हैं, उसका स्थापना किया। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। और प्रश्न संख्या 21 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार चंदनमाला रास, रेवंतगिरी रास, और बी है रेवंतगिरी रास, श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनमाला रास, और सी ऑप्शन है चंदनमाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, रेवंतगिरी रास, श्रावकाचार, और डी ऑप्शन है श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनमाला रास और रेवंतगिरी रास। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रावकाचार का प्रकाशन वर्ष है 933 ईस्वी और भरतेश्वर बाहुबली रास इसका वर्ष है 1184 ईस्वी, चंदनमाला रास का प्रकाशन वर्ष 1200 ईस्वी है और रेवंतगिरी रास का प्रकाशन वर्ष 1231 ईस्वी है। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। और प्रश्न संख्या 22 है, अलंकार संप्रदाय के संबंध में अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। और ऑप्शन ए है अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ, काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यालंकार, और बी ऑप्शन है काव्यालंकार, अलंकार सर्वस्व, काव्यालंकार सार संग्रह, अलंकार कौस्तुभ, और सी ऑप्शन है काव्यालंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ और काव्यालंकार, और डी ऑप्शन है काव्यालंकार, काव्यालंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व और अलंकार कौस्तुभ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, काव्यालंकार। ये इसका कालक्रम है 6वीं शताब्दी और काव्यालंकार सार संग्रह का कालक्रम है 8वीं शताब्दी और अलंकार सर्वस्व का कालक्रम 12वीं शताब्दी, अलंकार कौस्तुभ 15वीं शताब्दी। गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। और प्रश्न संख्या 23 है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, जॉन राइडन, और बी ऑप्शन है मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, कॉलरिज, जॉन राइडन, और सी ऑप्शन है क्रोचे, कॉलरिज, जॉन राइडन, मैथ्यू अर्नाल्ड, और डी ऑप्शन है जॉन राइडन, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड, क्रोचे। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉन राइडन का जन्म काल है 1631 ईस्वी, कॉलरिज 1772 ईस्वी, मैथ्यू अर्नाल्ड 1822 ईस्वी और क्रोचे का जो जन्म है वो है 1866 ईस्वी। तो इसी के साथ चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 24 की तरफ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और प्रश्न संख्या 24 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना, और बी ऑप्शन है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना, घराऊ घटना, सी ऑप्शन है अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना, घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, और डी ऑप्शन है अंगूठी का नगीना, घराऊ घटना, परतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइज ऑप्शन ए, घराऊ घटना। इसका प्रकाशन वर्ष है 1894 ईस्वी, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी का प्रकाशन वर्ष है 1899 ईस्वी, और अद्भुत प्रायश्चित का प्रकाशन वर्ष है 1906 ईस्वी, और अंगूठी का नगीना का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। और प्रश्न संख्या 25 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है अपने अपने पिंजरे, जूठन मुर्दहिया शिकंजे का दर्द, और बी ऑप्शन है जूठन मुर्दहिया शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, सी ऑप्शन है मुर्दहिया शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, जूठन, और डी ऑप्शन है शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, जूठन और मुर्दहिया। तो
अपने अपने पिंजरे का प्रकाशन वर्ष है 1995 ईस्वी, जूठन 1997 ईस्वी और मुर्दैया का प्रकाशन वर्ष है 2010 ईस्वी और शिकंजी का दर्द का प्रकाशन वर्ष है 2012 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। और चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 26 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है मेला आंचल, परिति परिकथा दीर्घ तपा जुलूस, और बी ऑप्शन है परिति परिकथा दीर्घ तपा जुलूस मेला आंचल, सी ऑप्शन है मेला आंचल परिति परिकथा जुलूस दीर्घ तपा, और डी ऑप्शन है परिति परिकथा मेला आंचल जुलूस दीर्घ तपा। तो गाइज मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी, परिति परिकथा का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी और दीर्घ तपा का प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है और जुलूस का प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। और प्रश्न संख्या 27 है गाइज, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो बांके, और बी ऑप्शन है सतमी के बच्चे, दो बांके, बिखरे मोती, फांसी, और सी ऑप्शन है दो बांके, सतमी के बच्चे, बिखरे मोती और फांसी, और डी ऑप्शन है फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बांके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी फांसी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी, बिखरे मोती का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी और सतमी के बच्चे का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी और दो बांके का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। चलते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 28 की तरफ बिना टाइम को गवाए हुए। तो प्रश्न संख्या 28 है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, सिया राम शरण गुप्त, और बी ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सिया राम शरण गुप्त, और सी ऑप्शन है सिया राम शरण गुप्त, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, और डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सिया राम शरण गुप्त, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे। तो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिया राम शरण गुप्त इनका जो जन्म है वो है 1894 ईस्वी, सोहन लाल द्विवेदी का जन्म 1906 ईस्वी और श्याम नारायण पांडे का जन्म है 1907 ईस्वी और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म है 1908 ईस्वी। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। और प्रश्न संख्या 29 है गाइस, निम्नलिखित दैनंदिनियों अर्थात डायरियों का सही कालानुक्रम है। और ऑप्शन ए है मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी, दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने, और बी ऑप्शन है प्रवास की डायरी, दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने और मेरी कॉलेज डायरी, और सी ऑप्शन है दैनंदिनी और डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी और प्रयास की डायरी, और डी ऑप्शन है डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी और दैनंदिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दैनंदिनी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1885 ईस्वी और डायरी के कुछ पन्ने 1940 ईस्वी और मेरी कॉलेज यात्रा मेरी कॉलेज डायरी इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1954 ईस्वी और प्रवास की डायरी का प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। और प्रश्न संख्या 30 है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है गाइज। और प्रश्न संख्या 30 है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बिनी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका सरस्वती, और बी ऑप्शन है आनंद कादम्बिनी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका सरस्वती, हरिश्चंद्र मैगजीन, और सी ऑप्शन है नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन और सरस्वती, और डी ऑप्शन है सरस्वती, हरिश्चंद्र मैगजीन, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी। तो गाइज हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी और इसके संपादक भारतेंदु जी हैं। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी, संपादक हैं प्रेमघन, और नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1896 ईस्वी और इसके जो संपादक हैं वो हैं वेणी प्रसाद, और सरस्वती के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए।
इसी के साथ गाइज चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शंस हैं जय मयंक जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, शावकाचार, नेमिनाथ रास। और सूची 2 के ऑप्शन है देवसेन, मधुकर कवि, सुमति मणि, चंद्रबरदाई और पुष्पदंत। तो गाइज जय मयंक जस चंद्रिका, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं मधुकर कवि और पृथ्वीराज रासो। आप लोगों को भी पता होगा कि इसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई और श्रावकाचार के रचनाकार हैं देवसेन और नेमिनाथ दास। इनकी जो रचना है वो है सुमति मणि। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। इसी के साथ चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 32 की तरफ। और प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, रस मंजरी, भक्त नामावली। और सूची 2 के ऑप्शन है रसकांत, सूरदास, हित हरिवंश, नंददास और ध्रुवदास। तो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास साहित्य लहरी और प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रसखान, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रसखान और रस मंजरी के जो लेखक हैं वो हैं नंददास। और भक्त नामावली के जो लेखक हैं वो है ध्रुवदास। तो भक्तों का नाम कहाँ लिखवाना है, तो ध्रुवों पर, अर्थात भक्त नामावली के जो लेखक हैं वो हैं ध्रुवदास। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। और प्रश्न संख्या 33 है गाइज, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है आलम घनानंद ठाकुर द्विजदे। और सूची 2 के ऑप्शन हैं सुजान हित प्रबंध, श्रृंगार लतिका सौरभ, माधवानल कामकंदला, ठाकुर ठसक और इश्कनामा। तो गाइज आलम इनकी जो रचना है वो है माधवानल कामकंदला और घनानंद का रचना का नाम है सुजान हित प्रबंध और ठाकुर की रचना का नाम है ठाकुर ठसक और द्विजदेव के रचना का जो नाम है वो है श्रृंगार लतिका सौरभ। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। और प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और ऑप्शन है सूची 1 के एक पतंग अनंत में, यहाँ से देखा, बात बोलेगी आत्मजयी। और सूची 2 के ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह। तो एक पतंग अनंत में इसके जो रचनाकार हैं वो हैं अशोक वाजपेयी। और यहाँ से देखो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं केदारनाथ सिंह। और बात बोलेगी इसके रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। आत्मजयी के इनके जो रचनाकार हैं वो हैं कुंवर नारायण आत्मजयी। तो गाइज इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। और प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है सूखी डाली, कारवा, बादल की मृत्यु, एक घूंट। और सूची 2 के ऑप्शन हैं रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर प्रसाद। तो गाइज सूखी डाली के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क और कारवा के रचनाकार हैं भुवनेश्वर प्रसाद। और बादल की मृत्यु इसके रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा। और एक घूंट के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर हुआ ऑप्शन सी। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। और प्रश्न संख्या 36 है,
निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन है मेरी आत्मकहानी, स्मृति की रेखाएं, माटी की मूर्तें, हरिश्चंद्र। और गाइस सूची दो के ऑप्शन है राम वृक्ष, बेनीपुरी, शिवनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो गाइस ये जो मेरी आत्मकहानी है इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास मेरी आत्मकहानी। स्मृति की रेखाएं गाइस, इसके जो रचनाकार हैं स्मृति की रेखाएं, इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, आप लोग को भी पता होगा। और माटी की मूर्तें राम वृक्ष, बेनीपुरी। माटी की मूर्तें हमको वृक्ष के नीचे बनानी है, अर्थात माटी की मूर्तें राम वृक्ष, बेनीपुरी। हरिश्चंद्र की जो रचना है वो है, हरिश्चंद्र के जो रचनाकार हैं वो हैं शिवनंदन सहाय। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची के ऑप्शन है ममता कालिया, नासिरा शर्मा, चित्रा मुग्दल, अलका सरावगी। और सूची दो के ऑप्शन है एक जमीन अपनी, शेष कादम्बरी, एक पत्नी के नोट्स, जिंदा मुहावरे। तो गाइज ममता कालिया की जो रचना है वो है एक पत्नी के नोट्स, ममता कालिया। और नासिरा शर्मा का रचना है जिंदा मुहावरे। और चित्रा मुग्दल का रचना है एक जमीन अपनी। और अलका सरावगी का रचना है शेष कादम्बरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। गाइज आपके जानकारी के लिए बता दें कि एक पति के नोट्स, इसकी जो रचनाकार हुए वो हैं महेंद्र भल्ला। चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। और प्रश्न संख्या 38 है गाइज, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन है औचित्य, विचार, चर्चा, ध्वन्यालोक, श्रृंगार प्रकाश, काव्य मीमांसा। और सूची दो के ऑप्शन है आनंद वर्धन, भट्टनायक, भोजराज, राजशेखर, क्षेमेंद्र। तो गाइज औचित्य, विचार, चर्चा, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं क्षेमेंद्र। और ध्वन्यालोक, इसके रचनाकार हैं आनंद वर्धन, ध्वन्यालोक। फिर श्रृंगार प्रकाश, भोजराज। और काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। और प्रश्न संख्या 39 है गाइज, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शब्द और मनुष्य, अज्ञेय, वागर्थ, वैभव, लोकवादी, तुलसीदास। और सूची दो के ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह, विश्वनाथ त्रिपाठी, निर्मल वर्मा, शिवदान सिंह चौहान और परमानंद श्रीवास्तव। तो गाइज हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, इसके आलोचक हो जाएंगे शिवदान सिंह चौहान। और शब्द और मनुष्य, इसके आलोचक हैं परमानंद श्रीवास्तव। और अज्ञेय, वागर्थ, वैभव, इसके आलोचक हो जाएंगे रमेश चंद्र शाह। उसके बाद लोकवादी, तुलसीदास, इसके आलोचक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। गाइज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो आज का कैसा लगा। और प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, चंद्रगुप्त विद्यालंकार। और सूची दो के ऑप्शन है अंगूर की बेटी, सन्यासी, अशोक, रक्षाबंधन और कर्तव्य। तो गाइज रक्षाबंधन के नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी और गोविंद वल्लभ पंत। इनका जो नाटक है वो है अंगूर की बेटी, गोविंद वल्लभ पंत। और लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र का जो नाटक का नाम है वो है सन्यासी। और चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इनके नाटक का नाम है अशोक।
तो इसका सही जो उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। तो गाइस प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के प्रश्नों को अवतरणों को पढ़कर कथन और स्थापना के रूप में दिए हुए हैं और उसके हमको सही उत्तर देखना है कि क्या सही उत्तर होगा। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। और प्रश्न संख्या 41 है, स्थापना दिया गया है कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। और तर्क दिया गया है क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। और गाइज ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन ए है दोनों गलत, ऑप्शन बी है ए गलत आर सही, ऑप्शन सी है दोनों सही और ऑप्शन डी है ए सही आर गलत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही बातें यहाँ पर सही कही गई हैं। मनुष्य केवल तर्क से, विश्लेषण से या विवेचन मात्र से किसी भी कार्य में पूर्ण प्रवृत्त नहीं होता है। वह भावात्मिका अर्थात आत्मिक भाव से जब किसी कार्य को करता है तो उस कार्य के पूर्ण संपन्न होने की निश्चिंतता बनी रहती है। यही उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। जब कभी भी मात्र जटिल बुद्धि संरचना के कारण कोई भी कार्य किया जाता है तो वहाँ भी कोई न कोई भाव या इच्छा छिपी रहती है। इसीलिए यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। और प्रश्न संख्या 42 है और स्थापना दिया गया है, अभिव्यंजनवादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंदर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। और इसका तर्क जो रीजन दिया गया है वो है क्योंकि अभिव्यंजनवादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सही है और आर गलत है। अभिव्यंजना का अर्थ है अभिव्यक्ति। इस मत के अनुसार कोई भी कवि या कलाकार या अन्य कोई अपने अंदर की भावना को बात के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से बाहर प्रकाशित करता है, न कि जो बाह्य वस्तु स्थित है उसे। अभिव्यंजनवादी आंतरिक को ज़्यादा महत्व देते हैं और बाह्य को कम महत्व देते हैं। इसीलिए जो कथन ए सही है और जो आर है वो गलत है। प्रश्न संख्या 43 की तरफ चलते हैं। और गाइस प्रश्न संख्या 43 है, स्थापना दिया गया है, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। और तर्क दिया गया है क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिससे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है। इसे ही हृदय की मुक्तावस्था कहा जाता है। तो गाइस इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कि दोनों सही, बी ऑप्शन ए सही आर गलत और सी ऑप्शन दोनों गलत और डी ऑप्शन ए सही और आर गलत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही बातें यहाँ पर गलत कही गई हैं। कविता का अंतिम लक्ष्य मात्र मन को अनुरंजित करना, सुख या आनंद पहुँचाना नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य मनुष्य एवं समस्त सृष्टि का कल्याण करना है। कविता मनोविलास की सामग्री नहीं है। शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है। अतः यहाँ पर जो ऊपर दोनों ही बात कही गई हैं, स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। इसी के साथ चलते हैं गाइस प्रश्न संख्या 44 की तरफ। और प्रश्न संख्या 44 है, स्थापना दिया गया है, फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति में उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। और तर्क दिया गया है क्योंकि अचेतन मानस में काम शक्ति में उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। और ऑप्शन ए है दोनों सही और बी ऑप्शन है ए सही आर गलत, सी ऑप्शन है दोनों गलत और डी ऑप्शन है ए गलत और आर सही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए सही है और आर गलत है। फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं के द्वारा ही होता है। जब इस काम शक्ति का उन्नयन हो जाता है तभी कलाकार सर्जन करता है। अचेतन मानस उत्पन्न काम शक्ति के द्वारा कलाकार सर्जन नहीं करता, बल्कि अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं के द्वारा उत्पन्न काम शक्ति से कलाकार सर्जन करता है। अतः ये सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 45 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 45 से गाइस स्थापना दिया गया है, काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है।
और तर्क दिया गया है क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। और ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है गाइस, ए सही आर गलत, बी ऑप्शन है ए गलत आर सही, सी ऑप्शन है दोनों सही और डी ऑप्शन है दोनों बातें गलत। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं। काव्य का चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करना है। इस आत्मभूत के साधन में अगर अहंकार आता है तो उसका त्याग आवश्यक है, अन्यथा आत्मभूत नहीं हो पाएगा। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिना इसके त्याग के मनुष्य प्रकृति के सभी रूपों को अपने भीतर नहीं ला सकता या उसे आत्मभूत नहीं कर सकता। अतः जो कथन ए है और आर है दोनों ही बातें यहाँ पर सही कही गई हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 46 से 50 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि अवतरणों को पढ़कर हमको देने हैं इसके उत्तर। और गाइज चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और दिया गया है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थी संबंधों के संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप, साक्षात्कार और युद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय अनेक भावात्मक है। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इनका प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। और गाइस प्रश्न संख्या जो 46 है वो प्रश्न संख्या 46 का है कि भावों का व्यायाम और परिष्कार कब संभव है। और ऑप्शन ए है भावों का स्वाभाविक संबंध मानव जगत से स्थापित होने पर, और दो ऑप्शन है जो कि बी है भावों का स्वाभाविक संबंध प्रकृति जगत से स्थापित होने पर, और सी ऑप्शन है भावों का स्वाभाविक संबंध मानवेतर जगत से स्थापित होने पर, और जो डी ऑप्शन है वो है भावों का स्वाभाविक संबंध विश्व के विविध रूपों, व्यापारों के साथ स्थापित होने पर। तो गाइस इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी संभव है जब इनका प्रकृत सामंजस्य जगत में भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए, अर्थात भावों का स्वाभाविक संबंध विश्व के विविध रूपों, व्यापारों के साथ स्थापित हो जाए। प्रश्न संख्या 47 की तरफ चलते हैं। और गाइस प्रश्न संख्या 47 है, अनेक रूपात्मक जगत की तरह हमारा हृदय अनेक भावात्मक है, क्योंकि ऑप्शन ए है जगत की सत्ता से हमारी हृदय की सत्ता निरपेक्ष है, और बी ऑप्शन है अनेक रूपात्मक जगत की आंतरिक अभिव्यक्ति हमारे हृदय द्वारा संभव है, और सी ऑप्शन है अनेक भावात्मक हृदय कारण है और जगत की उसकी अभिव्यक्ति, और जो डी ऑप्शन है वो है अनेक रूपात्मक जगत और हमारे हृदय में प्रस्तुत अप्रस्तुत संबंध है। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनेक रूपात्मक जगत की तरह हमारा हृदय अनेक भावात्मक है, क्योंकि अनेक रूपात्मक जगत की आंतरिक अभिव्यक्ति हमारे हृदय द्वारा संभव है। तो गाइस प्रश्न संख्या 48 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 48 है गाइस, प्रश्न संख्या 48 है, मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव किसके कारण करती रही है। और ऑप्शन ए है बुद्धि के सामंजस्य के कारण, बी है मन के सामंजस्य के कारण, सी है अलंकार के सामंजस्य के कारण, और डी है हृदय के सामंजस्य के कारण। तो गाइस आपको बता दें कि मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से हृदय के सामंजस्य के कारण करती चली आ रही है। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, हृदय के सामंजस्य के कारण। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। और प्रश्न संख्या 49 है, शुद्ध अनुभूतियों का संचार कब होता है। और ऑप्शन ए है लोक सामान्य की भावभूमि से हृदय को मिलाने से, लोक सामान्य की भावभूति से हृदय को मुक्त करने से, और सी ऑप्शन है हृदय को लोक जगत में सिर्फ मनुष्य जगत से संबंध रखने से। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ शुद्ध अनुभूतियों का संचार तब होता है जब हम लोक सामान्य की भावभूमि से हृदय को मिला लेते हैं। इसी के साथ चलते हैं गाइस प्रश्न संख्या 50 और हमारे आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 50 है गाइस, हमारे
मनोविकार का परिष्कार किस दशा में संभव है? और ऑप्शन ए है लोक सत्ता से अपनी सत्ता को विशिष्ट समझते रहने से, लोक सत्ता से अपनी सत्ता को निरर्थक समझते रहने से, और सी ऑप्शन है लोक सत्ता को सामने अपनी सत्ता का समर्पण कर देने के अभ्यास से, और डी ऑप्शन है लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता को तुच्छ मानकर अलग रखने से। तो गाइज, लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता का समर्पण कर देने के अभ्यास से हमारे मनोविकास का परिष्कार संभव होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइज। तो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। तो गाइज, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।